शेख हसीना की हुकूमत को जिस तरीके से उनकी हुकूमत को गिराया गया, उन पर प्रेशर बनाया गया, इसमें ज़ाहिर सी बात है कि किसी दूसरे देश का हाथ है। जैसा शेख हसीना ने कुछ महीने पहले कहा था, देखिए हिंसा किसी भी माइनॉरिटीज़ पर हो वो या किसी भी कम्युनिटी पर हो, वो निंदा का विषय है। जब तक शेख हसीना की हुकूमत थी, हमने देखा कि उन्होंने वहाँ हिंदुओं को प्रोटेक्ट करके रखा। भारत सरकार से हम आग्रह करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी उचित कदम हो सके वहाँ की माइनॉरिटीज़ की हिफाजत के लिए वो उठाया जाना चाहिए। हम बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट बनने जा रही है उनसे भी हमारी गुजारिश होगी कि बहैसियत आप एक मुस्लिम, अगर आप अपने आप को मुस्लिम कहते हैं तो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्टेड राइट देता है। आप अगर रियल में इस्लाम के मानने वाले हैं तो उनको प्रोटेक्ट कीजिए, उनकी इबादत गाहों के, उनकी मंदिरों को, उनके गिरजों को उनको प्रोटेक्ट कीजिए। बांग्लादेश के लिए हमारा यही संदेश है कि हिंसा के ज़रिए जो सत्ता हासिल की जाती है वो कभी पायदार नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है। अभी जो बांग्लादेश के हालात हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब से शेख हसीना की हुकूमत का तख्ता पलट हुआ है और उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया है, उसके बाद से देश में बिलखुसूस माइनॉरिटीज़ पे लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसी खबरें हमारे पास आ रही हैं जो चिंता का विषय है। शेख हसीना की हुकूमत को जिस तरीके से उनकी हुकूमत को गिराया गया, उन पर प्रेशर बनाया गया, इसमें ज़ाहिर सी बात है कि किसी दूसरे देश का हाथ है। जैसा शेख हसीना ने कुछ महीने पहले कहा था कि एक वाइट मैन की तरफ से उनको संदेश आया था कि आप हमारी कुछ शर्तें मान लीजिए, जिनमें उनके देश में एयरबेस बनाने की डिमांड भी थी। जब उन्होंने मना कर दिया, उसके बाद से लगातार ये कोशिशें हो रही थी कि किस तरीके से शेख हसीना की हुकूमत को टॉपल किया जाए। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से फेक प्रोटेस्ट तैयार किया गया, इसको पूरा प्लान तरीके से बनाया गया। और एक ऐसा मुद्दा जो आरक्षण का था, जिसको 2018 में बांग्लादेश की अदालत ने इसको खारिज कर दिया था, उसको दोबारा कोर्ट के ज़रिए उन्हीं ताकतों के ज़रिए लाया गया, उसके पक्ष में फैसला दिलवाया गया ताकि आवाम सड़कों पर आ सके। और फिर उस आवाम को कब मॉब में तब्दील करना है और कब उसको हिंसक बनाना है, ये सब किसी तीसरी देश की तरफ जिसकी तरफ शेख हसीना ने इशारा किया था, उसी की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है। देखिए हिंसा किसी भी माइनॉरिटीज़ पर हो वो या किसी भी कम्युनिटी पर हो, वो निंदा का विषय है। जब तक शेख हसीना की हुकूमत थी, हमने देखा कि उन्होंने वहाँ हिंदुओं को प्रोटेक्ट करके रखा। और उसके पीछे वजह ये रही कि शेख हसीना जिस विचारधारा से ताल्लुक़ रखती हैं वो सेकुलर, लिबरल, सहिष्णुता की विचारधारा है। इसके बरक्स, इसके ख़िलाफ़ जो दूसरी वहाँ पार्टीज़ अब सत्ता में आ रही हैं या जिनके हाथों में सत्ता जाने वाली है, वो रेडिकल, हार्डकोर, फंडामेंटलिस्ट, इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली हैं, जिसमें जमात इस्लामी का मेन रोल है और बीएनपी भी उसी ढर्रे पर जाएगी। हमने देखा इस प्रोटेस्ट में जमात इस्लामी की जो छात्र विंग है, छात्र शिविर, उसने किस तरीके से आगजनी हिंसा पैदा किया। तो जाहिर सी बात है, ऐसी ताकतें, जब कट्टर ताकतें सत्ता में आती हैं तो वो माइनॉरिटीज़ का दमन करती हैं। वो किसी भी देश में हो, किसी भी देश की माइनॉरिटीज़ को उसके दमन में वो लगती हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है भारत के लिए भी और एक इंसानियत के लिए भी चिंता का विषय है। हम बहैसियत मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इसका कंडेम करते हैं और भारत सरकार से हम आग्रह करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी उचित कदम हो सके वहाँ की माइनॉरिटीज़ की हिफाजत के लिए वो उठाया जाना चाहिए। साथ ही हम बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट बनने जा रही है उनसे भी हमारी गुजारिश होगी कि बहैसियत आप एक मुस्लिम, अगर आप अपने आप को मुस्लिम कहते हैं तो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्टेड राइट देता है। आप अगर रियल में इस्लाम के मानने वाले हैं तो उनको प्रोटेक्ट कीजिए, उनकी इबादत गाहों के, उनकी मंदिरों को, उनके गिरजों को उनको प्रोटेक्ट कीजिए। पहले तक बांग्लादेश इकोनॉमी के मामले में और कई मामलों में तरक्की की ओर गामजन था, लेकिन अभी के हालातों को आप कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि आने वाली सरकार या आगे बांग्लादेश इस मुसीबत को कैसे झेलेगा? देखिए, बांग्लादेश को अगर हम पिछले 2 दशक से देखें तो उसने भारत के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाते हुए एक प्रोग्रेसिव पाथ पे था। इवन उसने 10% ग्रोथ रेट भी अचीव किया।
पैंडेमिक के समय में पूरी दुनिया में जब सब देश एक आपातकाल की स्थिति से जूझ रहे थे और सभी की जीडीपी निगेटिव में जा रही थी या बहुत कम हो गई थी, ऐसे में बांग्लादेश का जो जीडीपी था, उसका जो ग्रोथ रेट था, वो बहुत ही संतोषजनक था। उसके पीछे वहाँ की शेख हसीना की उदारवादी विचारधारा, उनकी लिबरल पॉलिसीज़ थी। उन्होंने जो वहाँ रेडिकल और फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और जमातें थीं, उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रखा था, उनको बहुत ही लिमिटेड दायरे में कर दिया था और युवाओं के अंदर वो टैलेंट पूल विकसित कर रही थी। जाहिर सी बात है, ये टैलेंट पूल किसी भी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन और इवन अमेरिका को भी पसंद नहीं आया और उन्होंने शेख हसीना के खिलाफ एक चक्रव्यूह रचा। उस चक्रव्यूह में जमात इस्लामी को उन्होंने शामिल किया, उस चक्रव्यूह में उन्होंने और वहाँ अपोजिशन पार्टीज़ को, आर्मी के कुछ लोगों को शामिल किया और शेख हसीना की अंततः गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया। क्या मतलब वो सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या था जिस वजह से आज बांग्लादेश इस हाल है? देखिए, चुनाव से पहले हमें देखना होगा कि हम अगर देखें, हम अगर उस पर गौर करें तो बांग्लादेश का जो भी आम चुनाव हुआ जिसमें शेख हसीना पूरी बहुमत के साथ जीत के आई, इससे पहले जो मैंने आपसे कहा कि शेख हसीना ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि एक सुपरमैन, एक वाइट मैन जो है उनके पास आए और उन्होंने कहा कि हमें बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की इजाज़त दीजिए। शेख हसीना ने इनकार कर दिया। उसी के बाद से सीरीज ऑफ इवेंट शुरू होता है और उन्होंने ये भी कहा था, उस वाइट मैन ने बकौल शेख हसीना, कि अगर आप हमें एयरबेस बनाने की इजाज़त देते हैं तो हम आपको इलेक्शन में पूर्ण बहुमत के साथ जिता देंगे। लेकिन शेख हसीना ने जब मना कर दिया कि हम एक सॉवरन कंट्रीज़ हैं, हम अपने सॉवरनिटी के साथ समझौता नहीं करेंगे, फिर उनके खिलाफ एक सीरीज ऑफ इवेंट शुरू हो जाता है। और सबसे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पे शेख हसीना को डिक्टेटर कहना शुरू किया और ये कहना शुरू किया कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है पूरी तरीके से। पुराने फेक वीडियोस, पुराने ओल्ड वीडियोस निकाल करके वो चलाए गए कि किस तरीके से रिगिंग हुई। यानी इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले ये हुआ, इलेक्शन के दौरान फेक बनाए। फिर उसके बाद इस प्रोटेस्ट को अगर हम देखेंगे तो 100 ऑफ बॉट्स अकाउंट क्रिएट किए गए ट्विटर पर, एक्स पर, जिसको हम अब एक्स कहते हैं, एक्स पर क्रिएट किए गए और उन अकाउंट के जरिए एक ही पैटर्न पे कॉपी पेस्ट पैटर्न, एक ही टेक्स्ट को उन थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स ने कॉपी पेस्ट करके चीज़ों को एम्पलीफाई किया और एक नेगेटिव इमेज शेख हसीना की चलानी शुरू कर दी और उन्होंने दिखाया कि किस तरह छात्रों पर दमन हो रहा है। हालांकि उसमें हम देखेंगे तो बहुत सारे फुटेज जो इस्तेमाल किए गए वो ऑल्टर्ड हैं, पुराने इमेजेस हैं, कहीं किसी दूसरे कंट्रीज़ के लिए गए, कहीं बर्मा के लिए गए, कहीं दूसरे कंट्रीज़ के लेकर के, और वो दिखाया गया कि किस तरीके से छात्रों पर दमन हो रहा है। और इसमें बहुत हद तक जो है एक जो पूरी ट्विटर और सोशल मीडिया की आर्मी इस्तेमाल हुई, उस पैटर्न को देखकर ये लगता है कि ये पूरी तरीके से साजिश था, प्लान था, ऑर्केस्ट्रेटेड था। और फिर उसके बाद ये जो पीछे शक्तियाँ काम कर रही थी, उनको पता है कि कब हमको जो है इस सोशल मीडिया के जो हमने खड़ा किया है इसको मोब में तब्दील करना है और उस मोब से कब हमको जो है काम लेना है। और उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम को किया और शेख हसीना की जो इलेक्टेड सेकुलर लिबरल प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट थी उसको हटा करके अब जिनके हाथ में सत्ता सौंपने जा रहे हैं वो फंडामेंटलिस्ट हैं, वो रेडिकल हैं, वो हार्डकोर जो है वो दक्षिणपंथी लोग हैं। उसमें प्रॉपर्टी डैमेज और मतलब जो पुरानी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो मूर्तियां हैं, उन सबको भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो इसका कहा जाए तो बांग्लादेश के कल्चर पर क्या असर होगा? देखिए, जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था तो वो कल्चर और लैंग्वेज के आधार पर ही अलग हुआ था। लेकिन बांग्लादेश में हमेशा से एक ताकत ऐसी रही जो इस कल्चर को पसंद नहीं करती थी, कल्चर के ऊपर उसका रिलीजन हावी रहा है। हालांकि उनको ये समझना चाहिए कि अगर रिलीजन अपर हैंड पे होता तो बांग्लादेश, पाकिस्तान कभी नहीं टूटता। ठीक है, ये आज चीज़ें हैं। एक जाहिर सी बात है, कोई सरकार जब लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो एक एंटी इनकम्बेंसी रहती है, एक उसके खिलाफ भावना पैदा हो जाती है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश की आवाम इस चीज़ को ज़रूर महसूस करेगी और आज वो चीज़ें जो चाहे वो शेख मुजीब की जो स्टैचू को हो उसको वो वेंडलाइज कर रहे हों या अदर माइनॉरिटीज़ के इबादत गाहों को, उनके घरों को अगर वो वेंडलाइज कर रहे हों तो उनको अफसोस होगा। और ये जो रेडिकल और जो हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट ताकतें हैं
वो एक दिन एक बांग्लादेश में तो कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर वो कामयाब होते तो 71 में बांग्लादेश अलग नहीं हो पाता। सर चाहूँगा कि आप यदि आज के समय में बांग्लादेश में जो हालात हो रहे हैं उसके लिए कोई संदेश बांग्लादेशियों को या नॉर्मल लोगों को देना चाहते हैं। बांग्लादेश के लिए हमारा यही संदेश है कि हिंसा के ज़रिए जो सत्ता हासिल की जाती है वो कभी पायदार नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है। दूसरा कि हमारी बांग्लादेश के अवाम से और वहाँ की जो इंटरिम गवर्नमेंट बनने जा रही है उससे ये इल्तिजा है, ये गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द बांग्लादेश में आम चुनाव कराएं, निष्पक्ष चुनाव कराएं, और उस चुनाव में अवामी लीग के लोगों को की भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि एक फेयर इलेक्शन हो जिसमें आवाम, बांग्लादेश की आवाम जो है वो अपने मनचाहे तरीके से नई हुकूमत का निर्माण कर सके। इसको कैसे देखते हैं कि आगे चल के बांग्लादेश की पॉलिटिक्स किस तरह की शक्ल लेगी? इस पूरे इवेंट में जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि अभी इतनी जल्दी कह पाना थोड़ा अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन जाहिर सी बात है इसका बांग्लादेश की पॉलिटिक्स का पूरे साउथ एशिया की पॉलिटिक्स पर असर पड़ेगा। और बिलखुसूस हमारा जो 7 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के, उन पर हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बांग्लादेश से शरणार्थी भी आ सकते हैं और इन्फिल्ट्रेशन भी हो सकता है, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये जो इवेंट जो बांग्लादेश में हुआ है उस पर हमें कड़ी नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी ताकतें जो बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत का तख्ता पलट सकती हैं, उनकी निगाहें इस वक्त भारत पर भी लगी हुई हैं कि हमारे इंटरनल इश्यूज़ को, जो चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का हो या स्टूडेंट का हो या पेपर लीक का हो, ऐसे मामले को तूल दे करके वो आगे इसी तरह की कुछ एक्टिविटीज़ इंडिया में भी कर सकती हैं। तो हमारे यहाँ की हुकूमत को भी इस मामले में बहुत संजीदगी से गौर करना चाहिए और एक अभी से कोई हिकमत अमली बनानी चाहिए।